हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए हमारी जो ऑन गोइंग लेक्चर सीरीज वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिकली क्वेश्चन आंसर, ताकि हमारी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एनहांस हो सके। ओके, सो फॉर दैट रीज़न वी आर कंटिन्यूइंग दिस लेक्चर सीरीज। और आज के लेक्चर में बेसिकली वी आर गोइंग थ्रू द इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स इन इंडियन फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ की फील्ड में आपका, इंडियन इंडस्ट्रीज़ की फील्ड में आपका क्या क्या इश्यूज़ और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये वैसा थ्योरी पार्ट जो है हम रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में या फिर आने की इन फ्यूचर चांसेस ज़्यादा होती हैं, हम उनको कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज लेक्चर नंबर 2 प्रेजेंटेड बाय मी आरची साहनी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो हमारी पूरी लेक्चर सीरीज़ है दैट इज़ ऑल स्टिक टू आपका MPPSC मेंस जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, GS पेपर 1 to GS पेपर 6 तक के लिए। एंड आवर टीम इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ द नोट्स एंड कंटेंट आर लाइक वीडियो लेक्चर्स एज वेल। फाइन। और बाकी जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि GS पेपर 2 पार्ट बी को ही हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये पार्ट थ्योरेटिकली पूरा कवर हो चुका है। तो साइड बाय साइड हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस अच्छी हो जाएंगी, तो उससे आपकी एक होल सेंट्रिक जो है प्रिपरेशन जो बोलना चाहिए, ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छी और स्मूदन और फ्रिक्वेंटली आप अच्छा आंसर सोचने और लिखने में इसको पूरा विचार कर सकेंगे, राइट। सो और इसका जो पूरा टाइमिंग है दैट इज़ ऑल टुवर्ड्स यू ओनली, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जो है सुन सकें और जो है नॉलेज गेन कर सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइमिंग एंड फर्दर ज़्यादा से ज़्यादा इसका वीडियो लेक्चर का भी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे ही हम पूरा इस चैप्टर लाइक अगर हम बात करें कोर्स को पूरा कवर कर चुके हैं, टॉपिक को वाइज भी कवर कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा मेन टारगेट सिर्फ रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर अगर इससे रिस्पेक्ट में आए हैं तो उसको हम डिस्कस करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सो दैट्स ऑल। बाकी जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो आपका हर पार्ट होता है दैट इज सब डिवाइडेड इनटू सेक्शन। और अगर हम MPPSC के GS पेपर 2 के पार्ट बी की बात करें तो हियर आर मेजरली 3 सेक्शंस, लाइक 3 मार्कर्स के लिए फर्स्ट सेक्शन है, फिर 5 मार्कर्स एंड एट लास्ट 11 मार्कर्स। ठीक है, पूरा ये जो आपका पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है हर पार्ट जो होता है। ओके, नेक्स्ट बाकी ये जो पूरा चाहे लेक्चर सीरीज की बात करें, चाहे कोर्स कंटेंट की बात करें या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, दैट इज ऑल स्टिक टू अपना न्यूएस्ट सिलेबस, क्योंकि हम पूरे नए सिलेबस को ही आपके साथ जो है पूरा साझा कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर जो 2020 के अपकमिंग का एग्ज़ाम इसी के सिलेबस के तर्ज पे होने वाले हैं, राइट। और बाकी पूरा कोर्स जो सिलेबस है वो मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ अपने रेगुलर लेक्चर में। आज के लेक्चर में बेसिकली हम यूनिट 1 का जो इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स इंडस्ट्री, ये वाला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। बाकी ये सब चीज़ें लाइक यूनिट 1, यूनिट 2, ये सब मैं पहले भी पूरा टॉपिक वाइज ब्रीफली बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। बाकी आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर को में देख सकते हैं कि कैसे हमने इस पूरे लेक्चर सीरीज़ को जो है बाइफरकेट किया है, कैसे इसको सब डिवाइड किया है, ताकि हम एक अच्छा रोड मैप बना के पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें, राइट। दिस इज समथिंग अबाउट मी, यू कैन रीड इट बाय योर ओन। और बाकी हमारे प्लेटफॉर्म में डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए रन किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं लाइक MPPSC का जो वीडियो लेक्चर क्लासेस हैं, लाइक पूरा GS पेपर 1 से GS पेपर 6 तक, उसी के ये क्वेश्चन आंसर्स साइड बाय साइड आपके लिए और स्मूथनिंग ऑफ द प्रैक्टिसेस और अच्छी ईज्ड हो जाए आपकी प्रैक्टिस, इसलिए ये किया जा रहा है। ऐसी प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल इन वेबसाइट। प्रीव्यू आपका मॉक टेस्ट सीरीज, चाहे फिर हम बात करें आपका प्रीलिम्स की या फिर मेंस की, प्रीवियस ईयर आंसर राइटिंग डिस्कशन एंड एट लास्ट नोट्स, कि हम अपने जो है पूरे GS पेपर 1 से GS पेपर 6 तक स्टूडेंट्स को नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और इन सारे कोर्सेज में एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर आपको अवेल करना है, सो यू कैन डायरेक्टली यूज माई रेफरल कोड। सो हियर इट इज, दैट इज TRC137। और बाकी कोर्सेज के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन डायरेक्टली विजिट टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज www.straight0.in। एंड एट लास्ट फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप जो है मेल कर सकते हैं और भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ 3 मार्कर्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लाइक डेफिनेशंस आ जाती हैं इस टॉपिक से, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो हम इनकी जो कई बार आता है व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन इंडस्ट्रियलाइजेशन,
discuss about industrialization, describe the meaning of industrialization. ओके, तो या डायरेक्टली आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन ऐसे वर्ड्स भी लिख दिए जाते हैं. तो देयर यू जस्ट हैव टू मार्क ए डेफिनेशन, वहाँ पे आपको एक डेफिनेशन लिखनी है, राइट. सो लाइक अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़े, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा बढ़े, सेकेंडरी सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका जोर दिया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ पीरियड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस दैट ट्रांसफॉर्म अ ह्यूमन ग्रुप ऑफ एन एग्रेरियन सोसाइटी टू अ इंडस्ट्रियल सोसाइटी. जो आपकी ज़्यादातर, जैसे हम इंडिया की भी बात करते हैं तो हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रेरियन सोसाइटी है. अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारा एग्रीकल्चर में इंडल्ज है. इफ वी फर्दर टॉक अबाउट कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम इंडस्ट्रीज में कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही है और इंडस्ट्रीज की टुवर्ड्स उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो रहा है. सो दिस इन्वॉल्व an extensive reorganization of an economy for the purpose of manufacturing. ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर अगर हम इंपोर्ट करा रहे हैं दूसरे देशों से तो इंपोर्ट को कम करना और हमारे देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का कारण हो सकता है. नेक्स्ट इफ वी फर्दर टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन, देन प्राइवेटाइजेशन कैन बी मीन डिफरेंट थिंग इंक्लूडिंग मूविंग समथिंग फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर इनटू द प्राइवेट सेक्टर. कोई भी चीज़ जहाँ पे प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट या फिर पब्लिक का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं. या फिर पहले जैसे शुरू में गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हुए रहते थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर हम इंडिपेंडेंस से बात करें तो ड्यूरिंग दैट फेज आपका सब कुछ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी. धीरे धीरे लेकिन गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेचना चालू कर दिया, ताकि प्राइवेट्स का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो प्राइवेट क्या एक उनका जो है प्रॉफिट भी और ओवरऑल एक्यूरेसी और स्पीड भी मेंटेन करके चलता है. तो इसीलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट किसी भी फॉर्म में, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो समटाइम यूज एज अ सिनोनिमस ऑफ डी रेगुलेशन, कि गवर्नमेंट डी रेगुलेट कर रही है. पहले पूरा गवर्नमेंट खुद से रेगुलेट करती थी किसी बिजनेस को, किसी इंडस्ट्री को, लेकिन धीरे धीरे वो प्राइवेट सेक्टर को जो है मर्ज कर रही है. व्हेन अ हेवीली रेगुलेटेड प्राइवेट कंपनी और इंडस्ट्री बिकम अ लेस रेगुलेटेड, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट अ प्राइवेटाइजेशन. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट लाइक ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन तो आप सभी को पता होगा कि पूरे वर्ल्ड को एक बनाना, कि हर चीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत स्मूथली ट्रांसफ़र हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह लोग जो है अवेलेबल हो सके चीज़ें, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन इज अ कनेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रिजल्टिंग इन द एक्सपेंशन of international culture, economic and political activities. It is basically a movement and integration of goods एंड पीपल अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज, कि एक जगह से दूसरी जगह जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स भी हो सके और पीपल का भी मूवमेंट हो सके, राइट. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मीन्स निवेश, कि कहीं पे भी आप जो है कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं. इन एन इकोनॉमिक सेंस एन इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम टुडे बट आर यूज इन द फ्यूचर टू क्रिएट अ वेल्थ. कि कहीं पे भी हम जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें कि आज हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें हमारा इकोनॉमिक जो है हमारी ड्रेन हो जाती है या हमारी फाइनेंशियल हेल्थ फैमिली की अच्छी नहीं होती है तो उसको हम सेल आउट करके जो है अपन जो है पैसे ले सकते हैं. तो दैट इज ऑल कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट part. So in finance, an investment is a monetary asset purchased with the idea that the asset will provide income in the future and will later be sold at a higher price or a profit. की ये इसी टर्म्स पे जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि फ्यूचर में जो है हायर प्रॉफिट और हायर प्राइस में जो है आपको प्रॉफिट मिल सके और हायर प्राइस में कोई चीज़ सेल आउट हो सके. सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट. अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड 1991 क्राइसिस, जो बी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया था अपना, वो 1991 का क्राइसिस का क्या मेजर कारण थे. अब क्या है, 3 मार्कर है. 3 मार्कर यू हार्डली यू हैव टू राइट इट इन 15 to 20 वर्ड्स. तो आपको बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को इनकलकेट करना है आंसर में अपने, राइट. सो इकोनॉमिक क्राइसिस वॉज प्राइमरी ड्यू टू द लार्ज एंड ग्रोइंग फिस्कल इम्बैलेंस. जो आपका 1980 से ही पुराने कुछ 10 साल से एक डिकेड की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस चल रहा था. आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, हम ऑयल डिपेंडेंट है वैसे ही मिडिल ईस्ट में इतना ज़्यादा, और हम उनका जो है पैसे जो है एक्सपोर्ट इतना कर नहीं पा रहे थे. तो इंटरनेशनल ट्रेड में हम काफ़ी ज़्यादा पीछे होते जा रहे थे. तो ड्यूरिंग द मिड 80s इंडिया स्टार्टेड हैविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, प्रिडिक्टेबल
by the Gulf War, India's oil import bill swelled and exports slumped, credit dried up and investors took their money out. So basically इंडिया की पूरी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो चुकी थी. इंडिया इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुका था वर्ल्ड पे ऑयल के लिए कि हमें ऑयल की जो बोला जी कि हम बहुत ज़्यादा डेप्ट में आ गए थे, स्वेल हो गई थी हमारी इकोनॉमी, हम उनको जो है पैसे नहीं दे पा रहे थे. तो फिर उसके बाद हमने फिर जाके फिर लोन वगैरह लिया IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से. फिर उसके बाद जो है हमने इनका पैसे वगैरह चुकता की. उसके बाद से फिर जो है हम सेल्फ सफिशिएंसी, जो हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, उस पर वर्क करना ज़्यादा चालू किया ताकि हम इन फ्यूचर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट टाइप की क्राइसिस को फेस ना कर सकें. ओके या फेस करें भी तो बहुत इजीली हमें किसी और की डिपेंडेंसी ना चाहिए पड़े, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर रीजंस बिहाइंड 1991 क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. अभी इसका एक 11 मार्कर लॉन्ग आंसर में भी मैंने इसको इंक्लूड किया है क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे, राइट. सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जैसे ये लॉन्ग आंसर में 5 मार्कर में है, 5 मार्कर में एटलीस्ट यू हैव टू राइट इट इन 80 to 100 वर्ड्स, है ना. सो प्राइवेटाइजेशन जनरली सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे तो एक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. लाइक प्राइवेटाइजेशन जो मैंने आपको 3 मार्कर में भी डेफिनेशन बताई, आप उसको भी यूज कर सकते हैं या फिर इसको भी लिख सकते हैं या फिर अपने भी कुछ आइडियाज, अपने भी वर्ड्स को सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं. सो प्राइवेटाइजेशन जनरली रिफर्स टू इंड्यूसिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन in the management, in the ownership of public sector enterprises. In India, privatization began, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ ना, उसी के बाद से आपका प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ने लगा. सो प्राइवेटाइजेशन इन कंट्री वॉज लॉन्च मेनली टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर. जो पब्लिक सेक्टर इतना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रही थी, प्रॉफिट ना देते हुए वो और जो है लॉस में चल रही थी, उनका गेन, उनका जो है एक बैलेंस करने के चक्कर में जो है प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट कराया गया पब्लिक सेक्टर्स में, या फिर पब्लिक सेक्टर्स के शेयर्स जो है प्राइवेट को बेचे गए. ओके, एज वेल एज टू कंसंट्रेट द ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अ प्रायोरिटीज एरिया. तो कुछ हम जैसे टाइप्स की बात करें, लाइक प्राइवेटाइजेशन इज ऑफन ऑफर्ड एज अ डी नेशनलाइजेशन और डी स्टेबलाइजेशन. तो सबसे पहला तो डी नेशनलाइजेशन, जो किसी मान लीजिए कि किसी स्टेट की, किसी राज्य की, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है, उसके शेयर्स को जो है प्राइवेट को देना. तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी नेशनलाइजेशन बोलते हैं. तो द ट्रांसफर ऑफ द स्टेट ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द प्राइवेट सेक्टर्स टू द ट्यून of 100%. India never ventured to this type of privatization. जो पूरा जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इंडल्जमेंट पूरा 100% कर देना, है ना. तो एक टाइप का तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जिसमें 50-50 या फिर जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, है ना. सो अनदर टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज द डिसइन्वेस्टमेंट. दिस प्रोसेस इंक्लूड सेलिंग ऑफ द शेयर ऑफ द स्टेट ओन, मतलब कुछ शेयर 10%, 20%, है ना, ताकि 51% के जो मतलब 50 से प्लस जो आपका भागीदारी हो वो स्टेट की हो, गवर्नमेंट की हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक तरीके से मिड सॉल्यूशन होता है. ओके, सो इफ द सेल ऑफ द शेयर ऑफ द स्टेट ओन्ड एसेट हैज बीन टर्न टू 21% एंड द ओनरशिप इज रियली ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर, इवन देन इट इज टर्म्ड एज अ प्राइवेटाइजेशन, है ना. तो मतलब कि गवर्नमेंट के हाथ में है उसकी मतलब पूरी चाबी या 51% तो है, लेकिन तब भी उसको हम प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में ही रखते हैं. अनदर वे इन विच द टर्म प्राइवेटाइजेशन हैज बिकम used around the world is very wide. Basically, all economic policies which directly or indirectly seem to promote the expansion of private sector और मार्केट की पूरी अगर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी जो कि प्राइवेट सेक्टर को एनहांस करने के लिए बनाई जा रही है, उनके बूस्टअप करने के लिए जो है देखी जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन. तो बेसिकली हमारे तो कुछ तो होते हैं शेयर्स, चाहे फिर वो 100% हो या 51% गवर्नमेंट के शेयर्स हो, उससे रिलेटेड, और बाकी अगर हम बात करें कि पॉलिसीज भी अगर गवर्नमेंट उनके बेनिफिट के लिए बना रहा है तो उसे भी हम प्राइवेटाइजेशन की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अब अगर हम बात करें, ब्रीफली डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की. क्या क्या इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की प्रॉब्लम है, हर्डल्स हैं, लाइक कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिकली इतने वायबल नहीं है. सो मैन्युफैक्चरिंग अगर हम करेंटली बात करें, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई एक अच्छा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, राइट. तो कुछ हम डेटा, कोई किसी की वैल्यू, किसी आपकी रिपोर्ट आई है तो उसकी वैल्यू उसको ले सकते हैं, है ना. सो मैन्युफैक्चरिंग करेंटली कंट्रीब्यूट 18% ऑफ द GDP एंड द गवर्नमेंट मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन्वेस्टिगेट जो 2020 में जो 25% ऑफ द GDP इंक्रीज करना है इसको हमको. सो द टारगेट सीम वेरी चैलेंजिंग. तो ये टारगेट बहुत चैलेंजिंग है और कुछ जो है करंट प्रॉब्लम्स भी हैं. तो देख लेते हैं हम क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. लाइक द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फेजेस द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ. देयर आर टू मैनी MSMEs जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लघु उद्योग होते हैं, दे आर
अनविलिंग टू ग्रो एज देयर नो इंसेंटिव फॉर देम टू डू सो, कि उनका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बजट नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, राइट. इफ वी फर्दर टॉक अबाउट द प्रोडक्टिविटी इज अ प्रॉब्लम इन दीज इंडस्ट्री ओइंग टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, कि प्रोडक्शन तो इतना कर दे, फिर इसको एक्सपोर्ट कैसे करें या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करें, कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है. With the low productivity, the wage are also that the companies provided are low. लोगों की livelihood है या लोगों को जो wage provide होता है, सैलरी मिलती है, वो भी काफ़ी कम है. ओके, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंडल्जमेंट नहीं होता. ऑल्सो इंडियाज लेबर पॉलिसी इनफ्लेक्सिबल एंड डिससेंटिव्स स्मॉल कंपनीज टू ग्रो फर्दर ड्यू टू द ह्यूज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. और ये जो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है ना, या फिर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन देखा गया है इसके पेपर वर्क्स में, इस वजह से जो स्मॉल जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन रहता है, तो उनको इतना ज़्यादा वैल्यूएबल या इनफ्लेक्सिबल होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट नहीं करती हैं. सो इन फ्यूचर अगर हम बोले कि ये चैलेंजेस या ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, की जो बिजनेस को आपका खोलना है, ओपन करना है या शट डाउन भी करना है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा दिवालिया हो गया, रन आउट सिचुएशन में चल रहा है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको ईज कर दिया जाए. जीएसटी से आपके जो पूरे जो टैक्सेस हैं उसको ईज किया गया है. बैंकरप्सी लॉ, ताकि बैंकरप्ट हो जाए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड भी बिजनेसमैन ईजिली जो है वो एक तरीके से उसको एक्सेप्ट कर सके. मोर नीड टू बी डन टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रिलैक्स द लेबर लॉज. इफ द इंडिया इज सो रियलिस्टिकली अचीव द मेक इन इंडिया टारगेट, जो 25% का जो टारगेट है 2020 में, वो ऐसे ही टारगेट्स अचीव किया जाएगा जब बहुत ज़्यादा ईज कर दिए जाएंगे नॉर्म्स को. सो दिस इज ऑल अबाउट द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रीज, राइट. अब लास्ट हम एक क्वेश्चन जो है 11 मार्कर अराउंड 250 वर्ड्स में हमको इसको लिखना रहता है मेंस में, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन अर्ली 90s, जो 1991 में आया था बेसिकली, वो टर्निंग पॉइंट था इंडिया की इकोनॉमी के लिए. सो करेंटली आपको कमेंट करना है कि कैसे. सो बेसिकली नो कंट्री हैज़ एवर बीन एब्सोल्युटली आइसोलेटेड आइलैंड, स्पेशली सिंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना. एंड द इंटरनेशनल ट्रेड इज द इम्परेटिव फॉर एवरी कंट्री टू फुलफिल इट्स नीड. दिस इंटरनेशनल ट्रेड इज टू बी बैलेंस्ड. और जो पूरा मतलब सब अपने देश अपने आप को आइलैंड समझते हैं और एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दे, वो एक तरीके से बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट या फिर दूसरा हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाएगा. So the value of the import should be equal to the export. Given in India observed closed model of economy, और इसी वजह से some structural issues जो balance of crisis हुआ था हमारे 1990s में, है ना. So liberalization of licenses, जो licenses rise, privatization, non-healthy public enterprises and globalization का जो LPG era लेके आए थे, वो इसके कुछ solutions थे. तो कुछ जैसे कि इकोनॉमी की बात करें, it increase the flow of FDI in India. वो जो LPG era आया उसकी वजह से क्या चीज़ें अच्छी हुई, तो FDI आपका फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इफिशिएंट जो वर्क कल्चर है, ये सब चीज़ें अपनी इंडिया में आने लग गई. इंक्रीज ग्रोथ रेट आपकी देखी गई 2 से 3%, प्री रिफॉर्मर 7 to 9% ओवरऑल ग्रोथ देखी गई. इट इंक्रीज टू फॉरेक्स रिजर्व द सरप्लस देयर बाय इंश्योरिंग द ट्रेड एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एंड इट लीड्स टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट. जो आपके बड़ी बड़ी MNCs, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वी टॉक लाइक टाटा, इन्फोसिस, यहाँ पे बहुत बड़ी जो है एम्प्लॉयमेंट्स भी जनरेट हुए. और उसके बाद एट लास्ट वेजेस भी अच्छे होंगे. लेकिन कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि क्रिटिकली कमेंट करने को बोल रहा है तो आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों लिखोगे. सो द इंटेंस कॉम्पिटिशन फ्रॉम आउटसाइड लेड टू डिट्रीमेंट ऑफ मैनी स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो MSMEs, जो माइक्रो स्मॉल, जो लघु उद्योग बेसिकली हम उनको बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली जो है डेट्रीमेंट हुए, ताकि मतलब ग्लोबल वर्ल्ड जब एक हो गया तो. द बेनिफिट ऑफ रिफॉर्म वर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लीडिंग टू राइज ऑफ इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि सस्ती चीज़ें ज़्यादा तक लोगों को पहुँचने लगी, मिलने लगी, तो इस वजह से इनइक्वालिटी आ गया. पोस्ट रिफॉर्म एम्फेसाइज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन केम टू द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर. जो रिफॉर्म्स वगैरह आए तो उसमें एग्रीकल्चर को ज़्यादा ना देखते हुए इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस करने लगे. And this is the fourth point, that the contracting and the outsourcing led the decline in moral of labor laws. तो labor laws में भी काफ़ी जगह decline देखने को मिला, right? सो बेसिकली आज हमने जो है आपका ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 5 3 मार्कर्स, अपने 2 जो है 5 मार्कर्स एंड जो एक अपन ने 11 मार्कर्स इस टॉपिक से कवर किए. आई होप आपको एक समझ में आया होगा, एक ओवरव्यू समझ में आया होगा कि कैसे हमको आंसर राइटिंग को जो है प्रोसीड करना है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास. अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो यू कैन डायरेक्टली ईमेल अस ऑन दिस ईमेल ID. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स.